नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और राजनीति में आधी आबादी हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो ये एहसास दिलाता है कि आज विश्व के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत की ये आधी आबादी आज भी राजनीतिक सशक्तिकरण से महरूम है। आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीति में उनके लिए आरक्षण की बात तो तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए पिछले 2 दशकों से राजनीतिक खींचतान चल रही है। कभी विरोधी दलों की रुचि न लेने पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, तो कभी विपक्षी दलों का साथ न मिलने पर यह बिल अटक गया। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक बीते 2 दशकों से संसद में अटका है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकारें कहने को तो महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर कसीदे करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर या यूं कहें कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी तय करने के लिए वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट में भी महिला आरक्षण की वकालत की जा चुकी है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों की राय भी समान है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला हर बार ठंडे बस्ते में चला जाता है। पिछले 2 दशक से ये बिल अटका पड़ा है। पहली बार सितंबर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संबंधी विधेयक को लोकसभा में पेश किया, लेकिन 3 यादवों मुलायम, लालू और शरद ने उसे पास नहीं होने दिया। शरद यादव महिला बिल के कट्टर विरोधी निकले। वो महिलाओं को महिलाओं के प्रतिनिधि के काबिल ही नहीं मानते थे। 1997 में एक बार उन्होंने कहा था, आपको क्या लगता है छोटे बाल वाली महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में बोल पाएंगी? बहरहाल 1998 और 1999 में एनडीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश किया, लेकिन नेताओं की दिलचस्पी न लेने के कारण 12वीं लोकसभा में भी ये पारित नहीं हो पाया। खासकर सपा और राजद के विरोध के कारण बिल पास नहीं किया जा सका। इतना ही नहीं, 23 दिसंबर 1999 को जब बिल लोकसभा में एक बार फिर रखा गया तो विपक्षी सांसदों ने तत्कालीन कानून मंत्री राम जेठमलानी के हाथ से महिला विधेयक ही छीन लिया। जून 2008 में राष्ट्रपति ने 15वीं लोकसभा के गठन पर अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण पर मौजूदा यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। 2010 में कैबिनेट ने बिल में कुछ संशोधन किए और विधेयक को सहमति प्रदान कर दी गई, लेकिन बिल को लेकर सांसदों के बीच सहमति नहीं बन पाई और ये बिल फिर अटक गया। 2 दशक से लटका है महिला आरक्षण बिल। पहली बार 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किया। नौ दिसंबर 1996 सीपीआई नेता गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने महिला आरक्षण पर रिपोर्ट पेश की। विपक्षी दलों का समर्थन न मिलने पर 11वीं लोकसभा में विधेयक पारित नहीं हो पाया। के गठन पर अपने अभिभाषण में महिला आरक्षण पर मौजूदा यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। फरवरी 2010 कैबिनेट ने नए संशोधन के साथ विधेयक को सहमति प्रदान की। 4 मार्च 2010 तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विधेयक पास करने का आह्वान किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश तो कर दिया, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी ने बिल पास कराने से पहले बहस की मांग की। इतना ही नहीं, राज्यसभा में बिल विरोधी सांसदों ने मर्यादाओं को लांघते हुए सभापति हामिद अंसारी से बिल की प्रतियां छीनकर फाड़ डाली। 2010 को बिल पारित हो गया। माना गया था कि 2014 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में 1/3 महिलाएं नजर आएंगी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि बिल 15वीं लोकसभा में अटक गया। 2014 में उस लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही बिल ने भी दम तोड़ दिया। संविधान के अनुच्छेद 107(5) के तहत लोकसभा भंग होते ही विचाराधीन रहने वाले बिल खत्म हो जाते हैं। अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के इतिहास में जाएं, तो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें रिजर्वेशन देने का कॉन्सेप्ट राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया था। राजीव गांधी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायतों और लोकल बॉडीज को अधिकार देने और उसमें महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित करने की बात कही थी। पंचायतों और लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए 1993 में शुरू किया गया। उसी समय संसद और विधानमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की रूपरेखा बनी। हालांकि राजीव सरकार के घोटाले में फंस जाने से वो प्रयास सफल नहीं हो सका। कभी लोकसभा तो कभी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल अटकता रहा। साल 2014 में जब पीएम मोदी की पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो उस वक्त लगा था कि सरकार इस बिल को लेकर कदम जरूर उठाएगी, लेकिन 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी मोदी सरकार के एजेंडे में भी शायद ये बिल नहीं आता है। बिल को कानून का रूप देने का ये सबसे अनुकूल समय था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं को संसद और विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं। इसलिए उनके 22 महीने के कार्यकाल में संसद के कई अधिवेशन हुए, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल पेश करना तो दूर, उसकी आहट तक नहीं है। साफ लगता है कि यह बिल मोदी के एजेंडा में ही नहीं है। यह विडंबना है कि महिला आरक्षण का ज्वलंत मुद्दा पिछले 2 दशक से लंबित है। देश में आधी आबादी पिछले 2 महीने से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन पुरुष प्रधान राजनीति संसद में बिल पारित नहीं होने दे रही। इस बार यानी 16वीं लोकसभा में 61 महिलाएं हैं, जबकि पिछली बार 58 महिलाएं लोकसभा में पहुंची थी। महिला आरक्षण विधेयक के मुखर विरोधी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा सदस्य भी मौजूदा लोकसभा में ही हैं। ऐसे में बिल को कानून का रूप देने का ये सबसे अनुकूल समय था, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं को संसद और विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में सोचने की ज्यादा फुर्सत नहीं है। इसलिए उनके कार्यकाल में संसद के कई अधिवेशन हुए, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल पेश करना तो दूर, उसकी आहट तक सुनाई नहीं दी गई। साफ जाहिर है कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली मोदी सरकार के एजेंडे में ये बिल है ही नहीं। हालांकि बिल को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से लोकसभा में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए महिला आरक्षण विधेयक को लाकर उसे पारित कराने का अनुरोध किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस हमेशा इस विधेयक के समर्थन में रही और इस बार भी इसे पारित कराने में वो भरपूर सहयोग करेगी। सोनिया गांधी के पत्र का तत्काल असर हुआ और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और मोतीलाल वोहरा जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलकर इस विषय पर चर्चा की। लेकिन इस बार भी बिल पर चर्चा बिना किसी नतीजे पर पहुंचे चर्चा बनकर रह गई। बीजेपी नीत एनडीए सरकार अब तक इस बिल पर अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने यह दाव इसलिए चला ताकि उज्ज्वला योजना और 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में जो महिलाओं का ध्रुवीकरण हुआ है, उसे चुनौती दी जा सके।
पहली बार खुद सोनिया गांधी ने किसी मुद्दे पर आगे आकर सरकार को खुला समर्थन देने की बात कही। ऐसा शायद इसलिए किया ताकि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। बीजेपी का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए अगर सरकार राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हो चुके इस विधेयक को लोकसभा में लाती है तो इस विधेयक के पारित होने में कोई संशय नहीं। लेकिन कई राजनेता इस बिल का शायद इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इस कानून के वजूद में आने के बाद उनके अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा। दरअसल 33% आरक्षण के बाद बाहुबली बने पिछड़े वर्ग के आला कमानों का लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति आधार तो सिमटेगा ही, सदनों में संख्या बल की दृष्टि में भी इन दलों की ताकत घट जाएगी। इन दलों का दोहरा चरित्र इस बात से जाहिर होता है जब देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% से 50% आरक्षण बढ़ाने का विधेयक लाया गया तो सभी दल एक राय थे। नगरीय निकायों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का विधेयक लाया गया, तब भी इन दलों में सहमति बनी रही। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा की बारी आई तो यही दल गतिरोध पैदा करने लगे, क्योंकि विधेयक के कानूनी स्वरूप लेने पर उन्हें अपनी निजी राजनीतिक हित प्रभावित होने का खतरा सताने लगा। राजनेताओं के लिए यह विधेयक इसलिए भी वजूद का संकट है क्योंकि जिन लोक और विधानसभा क्षेत्रों से ये लोग लगातार विजयश्री हासिल करते चले आ रहे हैं, वो क्षेत्र अगर महिला आरक्षण के दायरे में आ जाता है तो इन्हें चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम समुदाय को बरगलाए रखने के नजरिए से इस विधेयक का विरोध किया था। हमारे देश में विकास को आंकड़ों और व्यक्तिगत उपलब्धियों को संख्या बल की दृष्टि से देखने परखने की आदत बन गई है। इस नाते हम मानकर चल रहे हैं कि 543 सदस्य लोकसभा में 181 महिलाओं की आमद दर्ज होने पर 28 राज्यों की कुल 4109 विधानसभा सीटों में से महिलाओं के खाते में 1370 सीटें चली जाने से देश की समूची आधी आबादी की शक्ल बदल जाएगी अथवा स्त्री जन्य विषमताएं व भेदभाव समाप्त हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा में महिला सदस्य, लोकसभा में 12.15% महिलाओं की भागीदारी है। दुनिया के 190 देशों में भारत का स्थान 109वां है। 1952 में गठित पहली लोकसभा में सिर्फ 4.4% यानी 489 में महज 12 महिलाएं सांसद थी। मौजूदा लोकसभा में 62 महिलाएं लोकसभा सदस्य। विधानसभाओं में महिला विधायकों की उपस्थिति 9%। महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मर्तबा सुमित्रा महाजन ने खुद कहा था, बिना कोई विवाद किए इस विधेयक को सम्मानजनक तरीके से पास करा देना चाहिए। लेकिन अब यह कहने की नहीं करने की बात है, क्योंकि खुद सुमित्रा महाजन जिस दल से सांसद है उसी दल की सरकार का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और यह विधेयक अब केवल लोकसभा से ही पारित होना है। कांग्रेस ने यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित करा लिया था, लेकिन लोकसभा में यह पेश नहीं हो सका। बीजेपी अगर महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करके उसे पारित करा लेती है तो उसे देश की महिलाओं का समर्थन हासिल करने में सफलता मिल सकती है और उसकी चुनावी नैया पार लग सकती है। लेकिन मोदी सरकार देश की सियासत के मौदा में पुरुषों के एकाधिकार की भावना से ऊपर उठेगी, यह कहना जरा मुश्किल है। भले ही सियासतदान महिलाओं को 33% आरक्षण देने में अब तक टाल मटोल कर रहे हों, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो तमाम सियासी दिक्कतों के बावजूद न सिर्फ राजनीति में उतरी बल्कि काफी हद तक सियासत के मायने भी बदल दिए। मौजूदा दौर में कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व की ताकतवर महिलाओं में लिया जाता है।
2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। हालांकि पति की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब सोनिया से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की तो सोनिया ने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जब नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता महसूस की, इसके बाद साल 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी और कांग्रेस के 125 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। शीला दीक्षित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री। 17 दिसंबर 2008 में लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के लिए शीला दीक्षित को चुना गया। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पूर्व राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में प्रथम महिला राष्ट्रपति, जिन्हें भारत का 12वां निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जुलाई 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और साबित किया कि महिलाएं नीति निर्णायक मुद्दों पर भी आगे रह सकती हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते समय वो राजस्थान की राज्यपाल थीं। मायावती, भारतीय राजनीति की राजनीतिक एक नाम महबूबा मुफ्ती का है। महबूबा जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो भारतीय राजनीतिज्ञ और जम्मू कश्मीर की 13वीं और एक महिला के रूप में राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती से पहले साल 1980 में सैयद अनवरा तैमूर असम की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरह महबूबा मुफ्ती देश के किसी राज्य की दूसरी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख। उनके समर्थक उन्हें दीदी यानी बड़ी बहन के नाम से संबोधित करते हैं। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म लेने वाली ममता केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया किया, जिसके बाद 2012 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया। सुषमा स्वराज, मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री। स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। स्वराज को 2009 में भारत की भारतीय जनता पार्टी ने संसद में विपक्ष की नेता चुना। इस नाते वो भारत की 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रहीं। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया, भारत के राज्य राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। 1984 में राजे को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। इसके बाद 1985-87 के बीच राजे बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष रहीं। 1987 में वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष बनी। उनकी कार्यक्षमता, विनम्रता और पार्टी के प्रति वफादारी के चलते 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में राजे को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। वसुंधरा राजे को अक्टूबर 1999 में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। भैरों सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजस्थान में बीजेपी राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर राजनेता भले ही बड़े बड़े दावे और वादे करते हों, लेकिन राजनीति में 33% आरक्षण देने के नाम पर ये सभी लाजवाब हो जाते हैं। 20 साल से ये बिल जो है लोकसभा में पारित होने का इंतजार कर रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये बिल आखिर कब पारित होता है। मेरे साथ इस स्पेशल में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।